हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप देख पा रहे हैं 12वां चैप्टर प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, ये हम पढ़ रहे थे और इसका अब एक दो टॉपिक और रह गया है जिसके बारे में हम जानेंगे। आप देख पा रहे हैं कि पेट्रोलियम हेडिंग डली हुई है यहाँ पे, और इससे पहले हमने खनिज कोयले के बारे में पढ़ा था। तो खनिज कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों ही जीवाश्मी ईंधन है और ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, यानी इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। ये सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। इनका अतिदोहन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि हम इनका अतिदोहन करेंगे तो इनकी जो सीमित मात्रा है वो समाप्त हो जाएगी और फिर नए सिरे से इनको हम प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। तो खनिज कोयले के बारे में हमने पढ़ा, उसके प्रकार हमने जाने थे। 4 प्रकार का खनिज कोयला होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसके ये जो प्रकार आपको बताए गए थे, ये उसमें उपस्थित कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पे आपको बताए गए थे। अब हम जो देखेंगे जीवाश्मी ईंधन का दूसरा जो रूप है वो है पेट्रोलियम। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था मैंने। पेट्रा प्लस ओलियम शब्द से ये मिलके बना है। पेट्रा शब्द का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम शब्द का अर्थ होता है तेल। इसको अपरिष्कृत तेल या फिर कच्चा तेल भी कहा जाता है। ये उसी तरह से जिस तरह से कोयला का निर्माण हुआ था, उसी तरह से इसका भी निर्माण होता है। इसके निर्माण के लिए लाखों वर्षों पूर्व या सैकड़ों वर्षों पूर्व वनस्पति और जीव जंतु नीचे दब गए थे अत्यधिक ताप और दाब की वजह से। फिर वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। पेट्रोलियम के साथ में प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, नेचुरल गैस भी पाई जाती है। और आपने सीएनजी नाम सुना होगा। जब नेचुरल गैस को संपीड़ित कर दिया जाता है तो फिर वो नेचुरल कॉम्प्रेस्ड गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहलाती है। तो पेट्रोलियम जो है वो एक सम्मिश्रण होता है। बहुत सारे घटक उसके साथ मिले हुए होते हैं, जिनका प्रभाज्य आसवन विधि के द्वारा पृथक्करण किया जाता है। भिन्न भिन्न तापमानों पे हमें अलग अलग वो प्रभाज प्राप्त होते हैं, वो अवयव या घटक प्राप्त होते हैं, और ये प्रोसीजर जो है वो कहलाती है प्रभाज्य आसवन। तो पेट्रोलियम जो है वो एक जीवाश्मी ईंधन है, जीवों के अवशेषों से ये बना है, इसलिए इसको जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। और इसका निर्माण वनस्पतियों और जीव जंतुओं के पृथ्वी के नीचे दबने और कालांतर में उनके ऊपर अत्यधिक उच्च दाब और ताप लगा था, जिसकी वजह से इसका निर्माण हुआ है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल कहते हैं, या फिर इसको कच्चा तेल भी कहा जाता है। ये काले रंग का गाढ़ा द्रव भी होता है, इसको काला सोना भी कहते हैं। आपने देखा होगा किसी जगह पे लिखा हुआ। तो ये गाढ़ा द्रव होता है काले रंग का, और इसमें विभिन्न अवयव पाए जाते हैं, जिन्हें प्रभाज्य आसवन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। प्रभाज्य आसवन विधि के द्वारा इसके साथ सम्मिलित जितने भी अवयव है वो अलग अलग तापमान पे हमें प्राप्त होते रहते हैं। प्रभाज्य आसवन से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, स्नेहक ये साधिक प्राप्त होते हैं। स्नेहक का मतलब होता है घर्षण को कम करने वाला पदार्थ। और ये अनवीकरणीय संसाधन है। 2 तरह के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिसकी पुनः पूर्ति जो है वो संभव हो उसको कहते हैं नवीकरणीय, और जिसकी पुनः पूर्ति संभव नहीं हो उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो उस हिसाब से पेट्रोलियम कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय। और इसके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, इसीलिए इनके अत्यधिक उपयोग को लेकर चिंताएं जो है वो प्रकट की जाती है। रीज़न कि इसका जितना भी कोष है वो जितनी मात्रा हम उसको यूज़ में लेंगे वो उसकी समाप्त होती जा रही है। इसीलिए इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका विवेकपूर्ण दोहन होना चाहिए। और प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण और न्यायोचित तरीके से करना चाहिए। तो ये पेट्रोलियम के बारे में है। और इसके कुएं होते हैं, पेट्रोलियम के क्या होते हैं? कुएं।
और हमारे इंडिया में असम में ये जो तेल है, पेट्रोलियम है, वो निकाला जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है चिपको आंदोलन। तो ये जो नाम है उसी से ये पता चलता है, वृक्षों को संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये आंदोलन राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली से चला था, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। तो ये चिपको आंदोलन जो है वो किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है और ये किसने चलाया और इसके क्या परिणाम निकल के सामने आए, इसको जानते हैं। देखिए, चिपको आंदोलन जो है वो वनों की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की ठेकेदारों से सुरक्षा करना एवं वृक्षों को काटने से रोकना है, इसीलिए ये चला था। इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव से हुई थी और 1730 ईस्वी में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा के महल के निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता हुई, तो उनके सेवक जो है वो खेजड़ी वृक्षों को काटने के लिए खेजड़ली गांव पहुंच गए। वहां पे जब लकड़ी काटने की आवाज़ सुनाई पड़ी तो अमृता देवी अपने 3 पुत्रियों के साथ वहां पहुंच गई। उन्होंने आग्रह किया कि आप पेड़ों को न काटिए, लेकिन वो नहीं माने और इसीलिए उनका विरोध करने के लिए या फिर उनको इस कार्य से रुकवाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई जो थी वो पेड़ से चिपक गई और उनको कहा कि आपको पेड़ों को काटना है तो पहले पेड़ों के साथ हमें भी काट दीजिए। इस प्रकार उनकी 3 पुत्रियां जो है वो भी पेड़ों से चिपक गई, अलग अलग पेड़ों से, और उनको ठेकेदारों के द्वारा काट दिया गया। फिर इनकी जो आवाज़ें है चीखने की वो सुन के, और जो दूसरी गांव की महिलाएं हैं और अन्य जो लोग हैं वो भी वहां पहुंच गए और पेड़ों से चिपकते गए और उनको काटा जाता रहा। तो इस प्रकार कुल मिला के 363 लोग जो है उन्होंने पेड़ों से चिपक कर अपने आप को कटवा लिया, अर्थात बलिदान उन्होंने दे दिया। इस प्रकार वृक्षों की रक्षा के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा जा सकता है। और 1973 में उत्तराखंड में महिलाओं ने वृक्षों की सुरक्षा के लिए एक और चिपको आंदोलन चलाया था, जिसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, और यह 8 वर्षों तक चला था, 1973 से लगा के 1981 में। इसकी प्रमुख जो मांग थी वो थी 1000 मीटर से ऊंचाई वाले जो वृक्ष है उनको गवर्नमेंट काट देती है तो न काटे, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसका विरोध किया गया था लोगों के द्वारा। लगातार ये जो आंदोलन है वो 8 वर्षों तक चला और अंत में 1981 में सरकार झुक गई और उन्होंने लोगों की जो मांग थी उसको मान लिया और प्रतिबंधित कर दिया। 1000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हरे पेड़ों की कटाई पे प्रतिबंध जो है वो लगा दिया था। इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। और इसी प्रकार का आंदोलन जो कर्नाटक में भी चला था, जिसका नाम था एपिको आंदोलन। और एपिको एक कन्नड़ शब्द है और जिसका अर्थ जो है वो होता है चिपकना। तो ये भी एक तरह से चिपको आंदोलन का ही भाग है। तो ये जितने भी आंदोलन जो हुए हैं उनका उद्देश्य था वृक्षों की रक्षा करना, वनों की सुरक्षा करना। इस तरह से ये वृक्षों की सुरक्षा से संबंधित कुछ उदाहरण हैं जो आपको बताए गए हैं। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है अपशिष्ट से संबंधित। ये जो चैप्टर है वो पूरा हो गया। इसके नोट्स जो है वो जो रह गए थे
उसके आपको पेजेस जो है वो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है बायोडीजल। तो ये ईंधन का एक रूप है बायोडीजल, और ये कैसा ईंधन है? ये वैकल्पिक ईंधन के तौर पे इसको यूज़ में लिया जाता है। तो ये डीजल के समतुल्य है और ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधों से प्राप्त होने की वजह से बायो शब्द लगा है और डीजल के समतुल्य ईंधन है, इसके लिए इसको डीजल कहा जाता है। तो ये बायोडीजल कहलाता है। तो कौन से पौधों से ये प्राप्त होता है? ये करंज और जेट्रोपा मैंने बताया था आपको। करंज नाम का पौधा और जेट्रोपा नाम का पौधा जो है उससे ये प्राप्त किया जाता है और इसको भविष्य का ईंधन माना जाता है, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन जो है वो 80-100 साल बाद समाप्त हो जाएंगे। इसका पूरा जो हमारे पास भंडारण है वो समाप्त हो जाएगा। तो हमें वैकल्पिक ईंधन के बारे में सोचना पड़ेगा। इसी क्रम में ये जो बायोडीजल है वो हमारे सामने है, भविष्य का ईंधन इसको माना जाता है। तो ये पौधों से प्राप्त होने वाला एक ईंधन है और डीजल की तरह ही है ये, इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ में लेने के बारे में सोच रहे हैं। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त तथा डीजल के समतुल्य ईंधन है, इसको भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। यह विषैला नहीं होता और जैव निम्नीकरणीय भी है, यानी सूक्ष्म जीव इसको अपघटित कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरणीय ईंधन। और ये विषैला भी नहीं है, तो प्रकृति की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से ये कैसा है? ये एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए है। राजस्थान सरकार ने बायोडीजल की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है एक तो, और एक होती है पर्सनल। तो व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जो सरकार है उसने बायोफ्यूल मिशन और बायोगैस अथॉरिटी का गठन किया है, ताकि इसकी जो कृषि है उसको प्रोत्साहित किया जा सके। फिर आता है सतत पोषणीय विकास। सतत शब्द का अर्थ क्या होता है? लगातार। पोषणीय यानी मिलता रहे, सतत पोषणीय विकास। तो किसी भी संसाधन का प्रयोग जो है वो हमें सतर्क होकर करना चाहिए। इस तरह से नहीं करना चाहिए कि हमारे बाद में किसी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम इसका उपयोग करने वाले लास्ट जो है वो उपभोक्ता हैं। तो इस तरह की सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारे बाद भी आने वाली पीढ़ियां भी है, वो भी कुछ उम्मीद लगाए बैठी है, और इसीलिए हमें सतर्क होकर इनका प्रयोग करना चाहिए, ताकि उस वस्तु का प्रयोग न केवल हम कर सकें, बल्कि जिनका प्रयोग आने वाले समय की पीढ़ी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकें। तो इस प्रकार के विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं, ताकि हमारा भी काम चलता रहे और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भी काम चलता रहे। इस प्रकार से हमें इन संसाधनों को काम में लेना चाहिए। एक तो होता है काम में लेना विवेकपूर्ण तरीके से, और एक होता है अति दोहन करना। तो अति दोहन करना ये गलत चीज़ है, जबकि उपयोग में तो लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारा विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा। संसाधनों को हम केवल बचाते ही जा रहे हैं, तो फिर हमारा विकास जो है वो ठप हो जाएगा, सारी जो एक्टिविटीज़ है वो बंद पड़ जाएगी। इसीलिए काम में तो लेना पड़ेगा, परंतु इनको सोच समझ के काम में लेना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही काम में लेना चाहिए। इस प्रकार काम में लेते भी रहना चाहिए, और वापस इसकी पुनः पूर्ति किस तरह से हो सकें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम इसके बारे में सोच समझ के न्यायोचित तरीके से